जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, हम फिर से हाजिर हैं और वही पुरानी सीरीज लेकर यूकेपीएससी यूके ट्रिपल एस से प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन की, जिसकी अलग-अलग प्लेलिस्ट और अलग-अलग पेपरों के अलग-अलग सॉल्यूशंस आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे पीवाईक्यूज। आज हम उत्तराखंड वन दरोगा 2023 में जो पेपर हुआ था, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर, उसको हल करेंगे। डिटेल्ड ये सॉल्यूशन है जिसके अंतर्गत इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के 30 या 33 क्वेश्चन हैं उनको डिटेल में समझेंगे। बाकी फिजिक्स, बायोलॉजी के हमने अपलोड कर रखे हैं। मैथमेटिक्स पिछले बार नहीं पूछी जा रही थी, इस बार आएगी तो उसको भी हम करेंगे कवर अप, तो चैनल से जुड़ जाइएगा। बाकी ये आपका एक एड ऑन हो जाएगा, आप अपनी तैयारी अपने स्तर पर करते रहें लगातार। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से इस वीडियो की शुरुआत। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, केमिस्ट्री का ये हमारा पोर्शन रहने वाला है। ठीक है, तो मन लगा करके, ध्यान लगा करके हम थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ेंगे। 34 क्वेश्चन है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन, यानी कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन आइसोटोप। और एक दो आइसोटोप यहाँ पर दिए गए हैं ब्रोमीन के, जिसका एटॉमिक नंबर मास यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और इसकी अबंडेंस भी यहाँ पर परसेंटेज में दी गई है। हमें क्या ज्ञात करना है इन दोनों का, ये जो एक आइसोटोप है और ये दूसरा है, इन दोनों का हमें एवरेज क्या निकालना है, एटॉमिक मास निकालना है। तो ये कैसे निकालते हैं, देखिए जो एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे वो इसका और इसका, यानी कि ये जो दो है इन दोनों का एवरेज निकालेंगे। लेकिन कैसे, ये जो 49.7% दे रखा है ये इसकी स्थिति है, यानी कि ये इतना पाया जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है कि जो आपके पास इसका मास है इनटू जितनी उसकी अबंडेंस है, यानी कि कितना प्रतिशत वो पाया जा रहा है। 49.7 परसेंटेज है, इसको चेंज करेंगे हम, डिवाइडेड बाय 100 प्लस 81 इंटू 50.3 परसेंटेज को फिर से चेंज करेंगे, डिवाइडेड बाय 100। अगर आप इस इक्वेशन को हल करेंगे तो आपका सीधा साधा इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इससे इसको डिवाइड कर देंगे एंड देन मल्टीप्लाई, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड, और फिर जब दोनों को जोड़ देंगे दोनों का एवरेज आपका निकल कर आ जाएगा, जो अप्रोक्स क्या है इसका 80 है। तो आसान सा ये क्वेश्चन था, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दैट इज बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एवोगैड्रो नंबर इज, एवोगैड्रो संख्या कौन सी है इसमें से, तो ये सीधे पिक कर लेंगे, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। ठीक है, अब देखिए कांस्टेंट के क्वेश्चन या फॉर्मुलेट वाले क्वेश्चन भी अगर पूछे जाए किसी भी एग्जाम में तो वो इजी क्वेश्चन या क्वेश्चन पेपर माना जाएगा। तो ये एक आसान सा सवाल था। ठीक है, बेसिक केमिस्ट्री जो भी पढ़ेगा तो ये क्वेश्चन उसको आ जाएगा। कई बार हम क्या करते हैं कि जो कांस्टेंट हैं उनको नहीं लिखते हैं, कि जनरली हमारा 11th-12th की क्लास में क्या होता था कि बोर्ड परीक्षाओं में भी जो ये कांस्टेंट हैं ये वो पहले से ही क्वेश्चन में दिए जाते थे, तो हम याद नहीं करते, बट ये जनरली आपको करने हैं। एक आध न्यूमेरिकल अगर आप इससे रिलेटेड सॉल्व करोगे तो ये आपको पता चल जाता है, याद हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस इज कॉल्ड। अब देखिए ये एक आपने टेबल पढ़ी होगी कि जो कन्वर्जन होता है वो किस प्रकार से होता है। जब आपका, एक मैं आपको बना देता हूँ, मान लीजिए आपका ये क्या है, लिक्विड है, राइट। ये है आपका, यहाँ पर हम लिख लेते हैं सॉलिड को और इस साइड रख लेते हैं इसको गैस को। जब ये चेंज होता है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं हम सॉलिड से, जब सॉलिड को हम लिक्विड में चेंज करेंगे या जब सॉलिड का लिक्विड में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फ्यूजन। ठीक है, सॉलिड टू, ये हमारा लिक्विड है, ये गैस है। ठीक है, अगर सॉलिड चेंज हो रहा है लिक्विड में तो उसको फ्यूजन कहते हैं,
और ऐसे ही उल्टा, अगर लिक्विड सॉलिड बन रहा है, इसको क्या कहते हैं? सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। और लिक्विड का गैस में चेंज होना क्या कहलाएगा? वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, ठीक है। हम कई बार क्या होता है कि इसको वाष्पीकरण हिंदी में कहते हैं। तो लिक्विड जब चेंज होती है, यानी कि अगर हम वाटर को गर्म करें तो वो वेपर्स बन करके, वो आपने देखा होगा कि पानी कम हो जाता है तो वेपर के रूप में उड़ जाता है, तो वेपोराइजेशन। फिर जब सेम चीज यहाँ भी अगर वाइस वर्सा होगा, यानी कि अगर गैस चेंज होगी लिक्विड में, तो उसको क्या कहते हैं? कंडेंसेशन, ठीक है। तो इसको कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। इसको कह देंगे कंडेंसेशन, एंड देन इसको वेपराइजेशन। अब मान लीजिए गैस से कोई चीज सीधे ही क्या बन रही है? सॉलिड बन रही है, तो उसको कहते हैं डिपोजिशन। गैस से सॉलिड बन रही है तो डिपोजिशन। और अगर सॉलिड से सीधे गैस बन रही है तो उसको कहते हैं सब्लिमेशन। आई होप कि आपको आपका उत्तर मिल गया होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। सॉलिड का डायरेक्टली गैस में क्या हो जाएगा? सब्लिमेशन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर, ऊर्ध्वपात, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट ओर्स आर चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन कंट्रोल्ड एयर। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कैल्सिनेशन, ठीक है। अब एक बार इन पार्टिकल को, जो ये टर्मिनोलॉजी, इनको समझ लेते हैं। गैंग क्या होता है? गैंग एक तरीके से जो ओर की स्टार्टिंग, जो फ्रेश ओर है, रॉ ओर है, वो क्या कहलाता है? गैंग। उसमें मिट्टी भी रहेगी, अन्य इम्प्योरिटीज भी रहेंगी, जो नहीं चाहिए, मूल्यहीन सामग्रियां, सारी चीज उसमें रहेंगी, ठीक है। खनज से फिर सबको अलग किया जाता है, तो ये गैंग हो गया पहला स्टेप, ठीक है। फिर रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों सिमिलर हैं लगभग, दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस ये है कि जो कैल्सिनेशन होता है वो आपका कंट्रोल्ड एयर में किया जाता है, ठीक है। कैल्सिनेशन टिपिकली अकर्स इन द absence और लिमिटेड सप्लाई, यानी कि कंट्रोल्ड एयर में ये किया जाता है। जबकि रोस्टिंग क्या होगा कि वो सीधे ही उसको हीट दी जाती है। तो ये इन दोनों में अंतर रहता है। बाकी आप जानते हैं कोरोशन क्या होता है? जो जंग लग जाती है तो उसको क्या कहलाता है? उसको क्या कहते हैं? कोरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रू फॉल्स। तो ये आसान क्वेश्चन है, एक बार यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ट्रू फॉल्स, सॉलिड हीट लिक्विड, ठीक है। सॉलिड को अगर हम हीट करेंगे तो वो लिक्विड बनेगा, तो ये आसान सा, बेहद आसान क्वेश्चन है। फिर अगर हम देखें, राइट, लिक्विड को अगर हीट करेंगे तो वो गैस बनेगी, ये भी सच बात है। लिक्विड को अगर हीट करेंगे तो वो फिर से गैस बनेगी, ये भी सही है। लिक्विड को कूल करेंगे तो लिक्विड बनेगी, तो ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है। ये तो आसान सा क्वेश्चन था, कोई इसमें रॉकेट साइंस या कॉन्सेप्ट की उतनी बात नहीं थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। Heat energy required to change 1 kg of a liquid at its boiling point into gas at atmospheric pressure is called, ठीक है। ऊष्मीय ताप की मात्रा जो 1 केजी द्रव को उसके क्वथनांक पर वायुमंडलीय दाब पर गैसीय अवस्था के परिवर्तन के लिए चाहिए, उसे क्या कहा जाएगा? इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसका ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। और कई बार ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी पूछा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 केजी ऑफ सॉलिड, इनके 1 केजी ऑफ सॉलिड को चेंज करने के लिए, किसमें? लिक्विड स्टेट में, ये तो कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये भी कई बार क्वेश्चन बनता है। अभी मैंने आपको एक एंगुलर वाला फ्लो चार्ट दिखाया था जिसमें सॉलिड लिक्विड गैस का चेंजेस वाला बताया था, फ्यूजन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, तो वही आपका याद रखना है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन बनते हैं, इसका उत्तर वैसे ऑप्शन ए है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन बी फाउंड बाय ब्यूटेन। अब देखिए ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, ये पूछा गया है, ठीक है। ब्यूटेन, ठीक है। आइसोमर्स क्या होते हैं?
जो मतलब कितने उसके स्ट्रक्चर अलग अलग बन सकते हैं, राइट। तो दो बन सकते हैं, एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, ये भी कई बार पूछा जा सकता है, एन ब्यूटेन, और हमारा दूसरा है आपका आइसोब्यूटेन, ठीक है, आइसोब्यूटेन। तो दो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन दो, ठीक है, टू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। देखिए आसान क्वेश्चन है, बस टुकड़ों में बांट करके हमको पढ़ना है। देखिए आपने डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो सिंपली देखिए, कुछ याद करना नहीं, कुछ रट्टा मारना नहीं है, ठीक है। मास की यूनिट क्या होगी, केजी। वॉल्यूम की क्या होती है, मीटर क्यूब। तो ये अगर ऊपर को जाएगा तो केजी पर मीटर क्यूब आपको कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, स्टैंडर्ड यूनिट में, ठीक है, ऐसा यूनिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। Which of the following molecular compounds represents a correct chemical formula? इनमें से देखिए कौन सा करेक्ट केमिकल फॉर्मूला है, ये पूछा गया है। तो अगर आप देखें, पहला कैल्शियम क्लोराइड, तो ये गलत है, बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है, CaCl2, ठीक है। फिर नेक्स्ट हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ये बिल्कुल सही है, H2S, इसका फॉर्मूला ऐसा ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम सल्फेट, तो ये भी गलत है, तो हमें सही वाला मिल गया ऑप्शन बी, ठीक है, सोडियम सल्फाइड, ये भी क्या है, गलत है सूत्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, ये पूछा गया है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब किसी की हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर्स में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। ये जो सफेद सफेद हम प्लास्टर करते हैं, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही होता है, ठीक है। वो एक उसको स्टेबिलिटी देता है, जिससे वो हड्डी फिर से जुड़ जाती है बच्चों में, या एक सर्टेन एज तक आपने ये देखा होगा, ठीक है। तो इसका जो उपयोग चिकित्सा क्षेत्र बहुत सारी जगहों में बहुत होता है, तो इसको ध्यान में रखना। ये जनरल, इन जनरल भी आपको आना चाहिए, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ही। हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन 128 ग्राम ऑफ SO2। देखिए SO2, फिर से SO2 का ही यहाँ पर लॉजिक आ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपली, इसका अभी हमने मोलिकुलर मास निकाला था 32 प्लस समथिंग, 32, 64। अब देखिए 64 में एक मोल है, सॉरी मोल, ठीक है, एक मोल है 64 में। तो 128 में कितना होगा, 128 अपॉन 64, दैट इज 2 मोल, आपका सही उत्तर आना चाहिए। 2 दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेम द गैस प्रेजेंट इन कुकिंग गैस सिलेंडर्स इन होम। जो हमारे कुकिंग गैस सिलेंडर्स होते हैं उसमें कौन सी एलपीजी में, तो एलपीजी गैस होती है, ये तो सबको पता है। अब एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। मेनली प्रोपेन और ब्यूटेन की ये भरी रहती है, मतलब यही चीज में ज्यादा भरा जाता है। बाकी एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि रिसाव का पता लगाने के लिए, रिसाव का पता लगाने के लिए कौन सी गैस इसमें डाली जाती है, कौन सी, इथाइल मरकप्टेन, इथाइल मरकैप्टेन, मरकैप्टन, ठीक है, ये गैस है। ऑप्शन दिखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन कभी भी पूछा जाएगा तो, ठीक है। इथाइल मरकप्टेन ये गैस होती है, जिससे क्या होता है कि एक अलग सी गंध आती है। आप कभी देखना, जब गैस रिसती है या लाइटर नहीं जलाए रहते हैं, तो अलग सी एक खुशबू आती है या दुर्गंध आती है, जिसके कारण हमें पता लग जाता है कि दाल में कुछ काला है, और हम सावधान सतर्क हो जाते हैं। तो इसका यूज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड। किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट की ओर जाते समय क्या होता है, आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होती है। वो क्यों
ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, 47 का हमारा क्या होना चाहिए? 47 का ऑप्शन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ऑप्शन ए। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। आप अपना फीडबैक भी देते रहें, बाकी चैनल से जुड़े रहें और अन्य पेपर्स के लिए, जीके, मैथ्स, रीजनिंग, शॉर्ट ट्रिक के लिए अगर अच्छा रिस्पॉन्स आते रहेगा तो हम भी मेहनत के साथ यहाँ पर जुड़े रहेंगे, राइट? Which of the following is used as anode in the electrolytic refining में? देखिए, प्योर मेटल क्या होता है? ये एज अ कैथोड वर्क करता है। अब देखिए, क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनते हैं। इम्प्योर मेटल हो जाएगा एनोड के लिए, तो यहाँ पर एनोड का पूछा गया है। इम्प्योर मेटल ऑप्शन सही उत्तर, अशुद्ध धातु। Now coming to next question. The isotope of which of the following element is used in the treatment of cancer? Cobalt, ठीक है, C60 generally used in cancer, ठीक है, तो बहुत बड़ा इसका मेडिकल यूज है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। The given reaction is an example of, देखिए ये जो एग्जाम्पल है रिएक्शन का, NaSCO3 HCl NaCl H2O, फिर ये डिकम्पोज होगी। तो वैसे तो यहाँ पर मोस्टली अगर हम देखें, ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, बट यहाँ पर सिंपल दिया गया है। थोड़ी बहुत न्यूट्रलाइजेशन भी है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसको हम मानेंगे, ठीक है। डिकम्पोज NaSCO3 डिकम्पोज होकर के आप यहाँ पर देख सकते हैं H2O CO2 रिलीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर? एसिडिक इन नेचर क्या होगा? ये हमारा हो जाएगा लेमन जूसेस, ठीक है। लेमन जूसेस क्या हो जाएंगी हमारी? एसिडिक इन नेचर। आपने पीएच स्केल पढ़ा होगा, ठीक है। पीएच स्केल में क्या होता है कि जो मार्किंग रहती है 0 से 1 2 3 4 5 17, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस प्रकार से। तो होता क्या है कि जीरो साइड, इस साइड क्या रहते हैं, यहाँ पर एसिडिक नेचर वाले प्रोडक्ट्स, मतलब जिनका पीएच इतना रहता है, और लगभग 6-7 मीडियम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका न्यूट्रल वाले जो भी चीजें हैं, उसके बाद हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है, बेसिक प्रोडक्ट, यानी कि बेसिक नेचर वाले जो बेस होते हैं, राइट। तो 0 से लगभग 6-7 तक एसिडिक नेचर, और 7 से ऊपर क्या हो जाएंगे, बेसिक नेचर। तो 7.4 ये क्वेश्चन भी आता है कि ब्लड, हमारे खून का लगभग अप्रॉक्स 7.4 ही होता है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन, वेरी इजी क्वेश्चन, CnH2 है। ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ए। ऐसे ही जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन, इन सब का आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एल्काइन, ठीक है, एल्कलाइन। इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद, वाष्पीकरण बढ़ता है। देखिए, अगर सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण बढ़ेगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी वाष्पीकरण बढ़ेगा। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, तो भी बढ़ेगा, क्योंकि जो नमी है वो अगर घटाएंगे तो फिर और आपका क्या होगा, इवेपोरेशन अच्छे से होगा। इंक्रीज इन विंड स्पीड, तो ये भी सही है। देखिए, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल। जब हम क्या करते हैं, कपड़े सुखाते हैं, तो आपने देखा होगा कि अगर बहुत ज्यादा हवा चल रही होगी तब भी कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, जल्दी। अगर धूप तेज होगी, तेज धूप, तब भी कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। और अगर हम कपड़ों को ऐसे फैलाकर डालते हैं, ऐसे तो नहीं कि एकदम चलता बना दें एक ही में, ठीक है, ढेर जैसा, तब वो नहीं सूखेंगे। तो आप जो डे टू डे लाइफ वाले एग्जांपल है उनसे भी सीख सकते हैं। ह्यूमिडिटी, नमी, देखिए आप क्रिकेट आप देखते ही हैं, शाम के टाइम पे नमी आती है, तो जैसे जैसे नमी आएगी रात में, आपने देखा होगा कई बार आपके कपड़े सूखे होते हैं शाम को, बट सुबह तक वो गीले हो जाते हैं, तो नमी ओस के कारण होते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज, देखिए ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फार्मूला है वो CaOCl2, ठीक है। कहाँ पर दिख रहा है आपको? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कहाँ डालते हैं? आपने देखा होगा टैंकियों में, बहुत जगह
प्योरीफाई करने के लिए पानी को, ताकि वहां पर जो अन्य बैक्टीरियाज हैं वो न पनपे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज हाँ, इस इक्वेशन में हमें ये पता करना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें ऑक्सीडाइज क्या हुआ है, रिड्यूस क्या हुआ है। CuO प्लस H2, तो CuO इज ऑक्सीडाइज्ड, ये गलत है। CuO इज रिड्यूस्ड, जी हाँ बिल्कुल, ये रिड्यूस हो रखा है। H2 इज ऑक्सीडाइज्ड, तो 55 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। और 55 है ना ये क्वेश्चन, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए हमारा बी। हाँ सही कहा मैंने, क्योंकि CuU देखिए, ऑक्सीडेशन क्या होगा कि ऑक्सीजन वहां पर जुड़ गई रिएक्शन में, यहां से तो हट गई तो ये रिड्यूस हो गया, और H के साथ जुड़ गई तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ मास ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट्स इन वाटर H2O। ये 1:8 होता है, ठीक है, ये बचपन से आपने पढ़ा होगा, जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस प्रकार से कॉम्बाइन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजी क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कि जो ये सारे मेटेलिक कैरेक्टर दिए गए हैं, इनमें से इनको इस ऑर्डर में लगाना है कि जहां पर धात्विक गुण मेटेलिक जो कैरेक्टर है वो घटते जाए, ठीक है, घटते हुए मेटेलिक कैरेक्टर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले NaSiCl में Na आएगा, फिर उसके बाद हमारा Mg आएगा, फिर हमारा एल्यूमिनियम आएगा, फिर सिलिकॉन, फिर Cl। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 57 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रोपेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हैज कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, ये पूछा गया है। अब इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, 3C है, तो इसके साथ एक H, इसके साथ एक H, इसके साथ एक H, ऊपर भी एक H, ऊपर भी एक H, ये H है, और ऊपर भी एक H, ये बॉन्ड, एक H यहाँ, एक H यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे 8 H आ गए और 3, तो बॉन्ड अगर गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 10 बॉन्ड। द एटोमिसिटी ऑफ सल्फर इज, द एटोमिसिटी ऑफ सल्फर, सल्फर की जो परमाणुकता है वो क्या है, वो पॉलीएटमिक है, ठीक है, बहुपरमाणुक। इसके लगभग 8 क्या होते हैं, एटोमिसिटी इसकी है सल्फर। बकमिंस्टर फ्लोरीन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन की, ये एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, आपने देखा होगा C60, ठीक है, वही चीज है ये। कार्बन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल, तो नॉन मेटल का ये क्या है, फॉर्म है कार्बन, ठीक है। 61 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स विल बी क्लासिफाइड एज डॉबराइनर्स ट्राइड, ठीक है, डॉबराइनर्स ट्राइड हमने शायद 9वीं या 10वीं में इसका इंट्रोडक्शन है, ठीक है, एलिमेंट्स वाले चैप्टर में, क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट में। तो ये क्या होता है कि जो 2-3 एलिमेंट है, तीन, तो जो A होगा और C होगा, इन दोनों का जो एवरेज होगा वो B वाले का आना चाहिए, अब हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, डॉबराइनर्स ट्राइड में आते हैं। तो ऐसा यहाँ पर किस में बन रहा है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा हमारा बन रहा है आपका 23, ठीक है, 29 एंड 35, ठीक है, ये तीन हमारे क्या हो जाएंगे, ये डॉबराइनर्स जो हमारा समूह है वो हो जाएंगे, ऑप्शन बी को बिल्कुल आप यहाँ पर टिक कर लेंगे, 62 का, ठीक है। नहीं नहीं, बी, ये 23 किसका है, बी का है, 29 किसका है, और डी का है, और 35 किसका है, ई का, तो बी डी ई सी ऑप्शन, ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ सेल इज गिवन बाय 2n स्क्वायर, ठीक है, किसी भी ऑर्बिटल में कितने
उसके ऑर्बिटल के अनुसार आप n की वैल्यू रखेंगे, तो तब पता लग जाएगा कि किसी भी शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर आर एग्जाम्पल ऑफ, फिर वही संक्षारण, ठीक है, कोरोजन, ये हमारा हो जाएगा कोरोजन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हाँ, रस्टिंग ऑफ आयरन इसका एग्जाम्पल, ठीक है। इस प्रकार से तो अलग अलग, सिल्वर में ब्लैक कोटिंग हो जाती है, रस्टिंग में आपने देखा होगा आयरन में क्या होगा, वो भूरा टाइप रेडिश। एक्वारेजिया 3:1, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड, तो इनमें से ये कौन सा है, ये पूछा गया है, ठीक है। एक्वारेजिया ये हमारा होता है HCl HNO3, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रिक एसिड एक मिश्रण है जो आमतौर पर 3:1 में रहता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसका जो बहुत सारे इसके भी एग्जांपल्स हैं, मतलब क्या कह सकते हैं, यूजेस हैं, ठीक है। लेबोरेटरीज में सोने प्लेटिनियम को घोलने में, तो बहुत सारे इसके भी क्या है, हम कह सकते हैं इसके यूज है, एप्लीकेशन है। Which gas is used in flushing bag of chips for preventing, जब हम चिप्स खाते हैं तो उनके अंदर एक गैस भरी रहती है। आजकल चिप्स कम, गैस ज्यादा आती है, आपने देखा होगा। लेज अगर किसी ने खरीदा है तो लेज में आप देखते होगी कि चिप्स कम, क्या ज्यादा है, नाइट्रोजन ज्यादा है। तो ऐसे याद रखिए तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द मास ऑफ 3.8 लीटर्स ऑफ SO2 एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। STP में ये क्या होगा, मास हमें ज्ञात करना है 3.8 लीटर ऑफ SO2 सॉल्यूशन का, ठीक है। यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का जो द्रव्यमान है 3.8 लीटर, उसमें कितना क्या होगा, आपका मास होगा, ये हमें ज्ञात करना है इन गिवन ऑप्शन में से। तो स्टार्ट कैसे करेंगे हम, सबसे पहले तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जो हमारा ये मॉलिक्यूल है उसमें कितना इसका मास है, राइट। तो सिंपली S का कितना हो जाएगा, S का आपका होता है 32 पॉइंट समथिंग, तो 32 ही हम लेते हैं। देन प्लस, और एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन के मोल हैं, तो 16 इंटू 2, 32 प्लस 32 हमारा ये हो जाएगा 64। ये तो हमारा निकल गया क्या, मॉलिक्यूलर मास। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एक किसी भी गैस की जब एट STP यानी कि जब सामान्य ताप दाब और ये STP होता है, तो उस टाइम पे किसी भी गैस का जो एक मोल है, 1 mole of any gas at STP occupies 22.4 लीटर। तो ये हमें पता होना चाहिए। ये कैसे निकलता है उसकी अलग कहानी, PV = nRT, तो आपको अगर आता है तो अच्छी बात है, बाकी क्योंकि जनरली अलग अलग स्ट्रीम के या यूं कहें जिन्होंने डीपली नहीं पढ़ रखा है तो वो भी होंगे, तो इतना डीप हम नहीं जाएंगे। सिर्फ अगर ये याद होगा आपको, तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो अभी 3.8 लीटर दिया गया है इसको डिवाइड कर देंगे 22.4 लीटर से। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, इसको हम इतना ही सॉल्व करते हैं अभी 22.4, मान लीजिए इतनी हमारी इसकी वैल्यू आई। अब देखिए आपने मोल निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको N2 कर देंगे, किससे, हमने नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, उसको हम यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, जितने ऊपर हमने क्या निकाले, जो ये हमने वैल्यू निकाली, इसको हम क्या कर देंगे, इससे इनटू कर देंगे, राइट। तो इनटू अगर हम इसको करें, क्योंकि हमने अभी क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि किसी भी एक जो किसी भी गैस के लिए अगर हम देखते हैं STP में, तो एक मोल का कितना लीटर होता है, 22.4, तो उसको निकाल करके हमने यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए, जो कि हमने ऊपर निकाल रखे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम, जो ये 38 पॉइंट अपॉन
224 हमने निकाल रखा है, ये नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। तो 38 इंटू अपॉन 224 इंटू क्या कर देंगे, हमारा जो भी मास निकला था मॉलिक्यूलर मास, बस इसको सिंपली सॉल्व करना है। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। देन फिर से 2 से एक, फिर से अगर हम इसको 2 से करें 8 से, ठीक है। 8 7 56, 8 दूनी 16, तो ये हमारा आ गया 38 इंटू 2 अपॉन 7। इसको अगर फिर फर्दर सॉल्व करें 8 इंटू 2 6, यानी कि हमारा 76/7। अब 76/7 कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 10 पॉइंट समथिंग 58, ठीक है। तो हमारा उत्तर भी यहाँ पर आ गया है, 10.85 ग्राम हमारा उत्तर हो जाएगा। सिंपल, मैंने क्या बताया, स्टार्टिंग आपको कैसे करनी है, जो भी आपका फॉर्मूला दिया गया है, जिसका भी हमें ये ज्ञात करना है, सिंपली उसका क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे मॉलिक्यूलर मास। स्टेप 1 में हमने निकाला मॉलिक्यूलर मास जो कि 64 आया। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि पीवी इज टू एनआरटी से एक कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ता है, जिसमें ये होता है कि एक किसी भी गैस का जो 1 मोल होता है उसमें लगभग अप्रोक्स एट स्टैंडर्ड एसटीपी 22.4 लीटर उसमें वॉल्यूम उसका रहता है। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया है, 3.8 जो गिवन दिया था उसको 22.4 लीटर से भाग करने के बाद, डिवाइड करने के बाद, तो हमारा क्या निकल गया था, नंबर ऑफ मोल्स निकल गए थे, जो कि कुछ इस प्रकार से थे। फिर हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ से हमने इंटू 64 करा, तो हमारा जो गिवन मास है, जो मास है हमें निकालना था, वो आ गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी सत्र यहाँ पर स्टार्ट हो गया, इसकी अलग से वीडियो आ रखी है, बना देंगे, अभी चैनल से जुड़े रहिएगा। और जितना अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा उतनी मेहनत के साथ आपको नई नई चीजें देखने को मिलेंगी चैनल पर। जुड़े रहें, खुश रहें और अग्रसर रहें। धन्यवाद।